अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराह शाह। आज हम आपके लिए लेके हैं नॉवल शिद्दत लम्स के एपिसोड नंबर 5। आप ये नॉवल सुन लिया नॉवल डिस्ट्रिक्ट यूट्यूब चैनल पर। बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबकी अपनी मंजिलें थी, सबके अपने रास्ते, एक आवारा फिरते हम दरबादर सबसे अलग। ख्याल क्यों नहीं रखती अपना। खामोशी को चीती अब इसकी आवाज़ हनाजा के कानों के पर्दों से टकराई थी। वो खामोश रही, इसने कोई जवाब ना दिया था। इसी खामोशी में वो अपना सर आबिस के कंधे पर पूरे इस्तेहाक से टिकाए बैठी थी। इसकी खामोशी में की गई इस हरकत पर आबिस के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट नुमायां हुई थी। बेसाख्त तौर पर आबिस ने इस दुश्मन जान का नरम व नाजुक हाथ थाम कर अपने हाथों में लिया था कि वो जाना खुद में सिमटी थी। जबकि वो हैरान हुआ था अपनी इस दिलरुबा की हरकत पर, जो पहली बात खुद से इसके इस कदर करीब आई थी कि एक नज़र में इसे दीवाना बना गई थी। मतलब मोहब्बत का खामोश इजहार भी करना है और शर्मा कर सिमटना भी इसी में है। बोलो, ख्याल क्यों नहीं रखती अपना। इसको खामोश देख कर वो दोबारा से सवाल दागा था, जिसे इस बार जवाब की भरपूर उम्मीद थी। आप हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हनाजा की मीठी आवाज़ जब गूंजी थी तो साथ बैठे आबिस के कानों में रस घोल गई थी। अगर ये ख्याल रखने वाला ही ना रहा तो फिर क्या करोगी। वो ट्रांस की कैफियत में बोला था। हनाजा जो आबिस से कोई बात और सुनने की तवक्का कर रही थी, इसकी यूं बेतुकी बात पर करंट खाकर अपना हाथ खींचा, जिससे आबिस भी एकदम चौंका था। शायद हनाजा को आबिस की ये बात पसंद नहीं आई थी। क्या हुआ। इसको यूं पीछे होता देख कर वो हैरानगी से बोला था। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने की। वो जुनूनी अंदाज में आबिस का कालर थामते चलाई थी, जबकि आंसू इसका चेहरा भिगो रहे थे। हैं जानम, मैं मजाक कर रहा था, तुम रोने क्यों लग गई हो। इसके हाथों पर दोबारा अपना हाथ रखता, जिन्हें वो गुस्से से झटक गई थी। मजाक। ये बात मजाक में करने वाली है। क्यों खुद की मौत को बुलाकर हनी को मारना चाहते हैं आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। वो रोते हुए बोली थी। बेख्तियार आबिस ने इसको खींच अपने चौड़े सीने से लगाया था। आई एम सॉरी वाइफी, इसकी कांसी आंखों में झांकते हुए कहा। वैसे ये आंसू मेरी मौत के लिए हैं या फिर मेरे मरने के बाद तुम्हारी मौत के। वह दांतों तले लब दबाए अपनी हंसी जब्त किए बोला था, जबकि इसकी बात पे सुनकर हनाजा ने खूनख्वार नज़रों से इसे घूरा था और हाथ छुटवा कर जाने लगी थी कि आबिस ने इसे को वापस अपने तरफ खींचा। मिकाल साहब को जब हनाजा की खबर मिली, वो दौड़ते चले आए। अशर ने इन्हें फिलहाल आबिस के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो चाहता था मिकाल साहब खुद पता चले वो कैसे जान से प्यारे चचा को इस हाल में देख सकता था। मिकाल साहब पेरिस में दाखिल हुए तो हनाजा को आवाज़ देने लगे। इफ़त बेगम और अफराज साहब सब इनसे नज़रें चुरा रहे थे। वो खुद ही हनाजा के कमरे की जानिब बढ़ गए, पर यह क्या, हनाजा तो वहाँ मौजूद ना थी। मिकाल साहब हैरत से इसे हर कमरे में ढूंढते आबिस के कमरे में दाखिल हुए, जहाँ हनाजा आबिस के कंधे पर सर रखे हुए थी। मिकाल साहब हैरानगी से ये मंजर देखते अपने गुस्से पर काबू पाने लगे। आबिस, हनाजा को अपने कमरे में जाना है। अपने बाबा की आवाज़ सुनकर हनाजा को नई जिंदगी से मिली थी। वो 2 मिनट पहले आई थी। सारी नाराज़गी बुलाए आबिस से दूर हुई। इसके सीने से लगी, फूट फूट के रोने लगी। ये दिन व रात हनाजा ने कैसे गुजारे थे वो सिर्फ वही जानती थी। अजियत की जिस इंतहा पर इसने दर्द बर्दाश्त किए थे, कोई और लड़की होती तो कब की मर जाती। मकाल साहब इसे साह लगाए कमरे में ले आए। वो हनाजा को आराम का कहते खुद नीचे चले आए। अफराल साहब सर हाथों में थामे बैठे थे। अफराल, ये क्या
हो रहा है इस घर में? हनाजा को अब इसके कमरे में रहने की इजाज़त किसने दी? किस हक से अब इसके कमरे किस हक से आबिस ने हनाजा को अपने कमरे में रखा है? मुझे जवाब चाहिए। मकाल साहब गर्जदार आवाज़ में बोले। अफराज साहब बिना एक लफ्ज़ मुंह से निकाले इनके सामने हाथ जोड़ गए। इफ़त बेगम ने रोते हुए मकाल साहब को सारे मामले से आगाह किया और माफ़ी मांगी। मकाल साहब की आंखों में खून उतर आया था। इनको कहाँ इस सब की उम्मीद थी? अपने ही खून से। आबिस का रवैया वो हनाजा के साथ किस तरह का था, इससे वो बाखूबी वाकिफ़ थे, जिसे जानबूझकर अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हवाले कर देते जो वहशी था, जिसकी आंखों में छुपी वहशत वो देख पाए थे। इन्हें अफराज साहब बहुत गलत किया। आबिस मेरी हनी के साथ, इसे अभी के अभी हनी को तलाक देनी होगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। विकास साहब के लहजे में साफ गोई के साथ इंतहाई सख्ती थी, जिसे महसूस करते वहाँ मौजूदा शख्स लबसिए रह गया। न, मैं हनाजा को तलाक किसी सूरत नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। और अगर आपने ऐसी कोई कोशिश की या हनाजा को मुझसे दूर करने का सोचा भी, तो ये आबिद सुल्तान का वादा है कि आप में से कोई हनाजा को दोबारा नहीं देख पाएगा। सीढ़ियों से उतरते आबिस ने के कानों में मकाल साहब के अल्फाजों ने जैसे आग लगा दी थी। तब भी वो बिना लगी लिपटी इन्हें अपने इरादे से आशना करा गया। मकाल साहब अपना आपा खोते आबिस की तरफ लपके और एक ही जस्त में इसका गिरबान पहुंच गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने ज़बान लड़ाओगे? तो मेरी बेटी की मासूमियत का फ़ायदा उठाया है तुमने। कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। आबिस, इतबार तोड़ा है तुम मेरा और मेरा मान तोड़ा है। मकाल साहब आखिर में शिकस्त ज़दा लहजे में बोले। आबिस बिल्कुल खामोश था। बिना कुछ कहे अपनी मनमानी तो वो कर चुका था। इसका मकसद हनाजा मकाल को हासिल करना था, वो कर चुका था। आशिर वापस आया तो मकाल साहब को देख के इसे मामले की नौयत का अंदाज़ा हुआ, यानी इनको सारी बात का पता चल चुका है। काउच पर इफ़त बेगम नढाल सी बैठी अपने गम गलत कर रही थी और दूसरी तरफ से मकाल साहब और आबिस साहब आमने सामने थे। आशिर को आता देखे मकाल साहब इसकी जानिब बढ़े। आशिर, तुमने जिम्मा लिया था ना मेरी बेटी की हिफाजत का, तो कैसे चौंकोगे तुम? आशिर, कैसे? मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये जुल्म तुमने होने दिया? आखिर कसूर क्या है इसका? मकाल साहब ने इस वक्त एक हारे हुए बाप लग रहे थे। आशिर शर्म से नजरें झुका गया। हाल ऐसा था कि आबिस को गोली से उड़ा दे। आज सिर्फ इसकी वजह से इस घर का शराजा बिखरा था। सब लोग एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर हो गए थे। आबिस अपनी शाहाना चाल चलते मकाल साहब के सामने आ खड़ा हुआ और फिर इस बार इसके लहजे ने वहाँ खड़े हर शख्स को चुकाने पर मजबूर कर दिया था। किसी को भी आबिद सुल्तान की इस कदर नरमी और समझदारी की गुफ्तगू की उम्मीद नहीं थी। बड़े बाबा, मुझे पता है आपको तकलीफ़ दी है, जिसकी माफ़ी शायद मुझे कभी भी ना मिल सके, पर एक वादा ज़रूर करता हूँ, कभी हनाजा को एक खराश तक नहीं आने दूंगा। अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूँगा। एक ठहराव था इसके लहजे में। मकाल साहब ने सख्त निगाह इस पर डाली और मकाल साहब बरस पड़े। और क्यों मानूँ मैं तुम्हारी ये बात? हाँ, जो लड़का मेरी बेटी से ज़बरदस्ती बिना इस मासूम की उम्र का लिहाज किए इसे इस कदर तकलीफ़ दे सकता है, कैसे इस लड़के को अपनी बेटी सौंपने का सोच भी नहीं सकता। बड़े बाबा, एक रिक्वेस्ट है, आप बस मुझे 3 महीने का वक्त दें। इन 3 महीनों में मैं हनाजा को आपकी नज़रों के सामने फूल की तरह रखूँगा। इसकी हर तकलीफ़ खुद पर लूँगा, और अगर इन 3 महीनों के बाद हनाजा मेरे साथ रहना ना चाहे तो मैं वादा करता हूँ, कभी हनाजा के रास्ते में नहीं आऊँगा। आबिस ने एक और दाव फेंका। जानता था अब बारी सिर्फ आबिद सुल्तान की होगी, क्योंकि खाना तो इसने सीखा ही नहीं था। ठीक है,
देता हूँ तुम्हें 3 महीने। अगर इसके बाद भी तुम मुझे मेरी बेटी के काबिल ना लगे या मेरी बेटी को ज़रा सी तकलीफ़ देने का सोचा भी तो मौत से बदतर हाल कर दूंगा। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कदर गिरी हुई हरकत करने की? वो बुरी तरह अपने सामने खड़ी ब्लैक स्लीवलेस फ्रॉक में मलबूस इस बेबाक लड़की से मुखातिब था जो इसके लिए बवाले जान बन चुकी थी। हाँ, वो प्ले बॉय था, लेकिन इसके लिंक्स सिर्फ मसनूई चीट और मैसेजेस तक महदूद थे। इसने कभी अपने हदूद से तजवीज़ नहीं किया था, कभी किसी लड़की की तरफ माइल ना होता। लड़कियां इसकी खूबसूरती स्टेटस देखा और अपना आप न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। वो अरशमान था जो नूर के इश्क में डूबा सब कुछ भुला चुका था। निशा इसकी कॉलेज फ्रेंड थी और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। निशा बहुत बोल्ड लड़की थी, इसे अपनी हदूद का कोई पास ना था। आए दिन वो किसी न किसी पार्टी की जीनत बनी होती। इसकी बेबाकी इसे लोगों में काफ़ी फेम दिला चुकी थी, खुसूसन लड़कों में। अरशमान सब कुछ छोड़ चुका था, पर निशा से इसका तलक अभी भी बाकी था। निशा हर जगह इसके पीछे लगी रहती, वो जानबूझकर इसके करीब रहने की कोशिश करती। अरशमान, मैं मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं रह सकती, तुमसे दूर। सुना तुमने? मैं मार दूंगी इस नूर को। वही है ना जिसकी वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? कमी क्या है मुझ में जो तुम्हें उसे इस कदर लगाव है? निशा अपनी सुर्ख नशीली आंखों में आग सी तबस्सुम लिए अरशमान को हल्का ललकार रही थी। अरशमान इसकी बकवास नूर के बारे में सुनता अंगारों पर लौटने लगा। बिना सोचे समझे अरशमान ने निशा के बालों से पकड़ के इसे खुद से करीब तर किया और शाम की तरह फनकारा, खबरदार जो नूर का नाम भी अपनी कैंची जैसी जुबान से लिया, तुम्हारे इस कदर टुकड़े करूंगा कि घर वाले मैयत ढूंढते रह जाएंगे। तुम होती कौन हो अपना मुआवजा नूर से करने वाली? अरे तुम इसके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं। सुना तुमने? अरशमान इसे दूर धकेलता बाहर चला गया। शाम के वक्त हनाजा बालकनी में कुर्सी रखे ठंडी हवाओं को आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। इस वक्त आसमान के रंग बादलों ने ढांप रखा था। हनाजा ने ऑरेंज कैप्री के साथ रॉयल ब्लू कलर का शॉर्ट कुर्ता और जेबतन कर रखा था। इसका दुपट्टा बेफिक्री से कंधे पर हवाओं के दोष पर उड़ रहा था। इसके घने बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। वो इस वक्त इन सब का हिस्सा ही लग रही थी। इसे बचपन से ही कुदरती चीज़ें अपनी तरफ मतवजा करती थी। आबिद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इसकी निगाहें हनाजा को ढूंढ रही थी। जब अपने कमरे में हनाजा नजर न आई तो इसकी खूबसूरती पेशानी पर बल पड़ने लगे। वो हनाजा के मामले में ऐसा ही था। अचानक इसकी नज़र बालकनी के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। किसी ख्याल के तहत वो फौरन आगे बढ़ा। वहाँ पर हनाजा बड़े मगन अंदाज में कुछ सोचने में मसरूफ थी। एक पल को इसे देखकर वो मिसमराइज हुआ और इस वक्त मुकम्मल इस माहौल का हिस्सा लग रही थी, मगर वो जल्द ही खुद पर काबू पा चुका था, क्योंकि वो आबिद सुल्तान था। जब भी वो हनाजा के लिए अपने दिल में जज्बात महसूस करता था, इसका दिमाग इसे माजी की दर्दनाक अजीतों से रोशना करवा देता था, जहाँ इसके दर्द की जिम्मेदार सिर्फ हनाजा मुकाल थी। माजी हनाजा इस वक्त 7वीं जमात की स्टूडेंट थी जब एक दिन इसने आबिद को किसी लड़के
के साथ बैठा देखा जो इसे सिगरेट थमा रहा था। हनाजा इस वक्त किसी बात की अकल ना थी। घर आते ही इसने सबको ये बात बताई कि आबिस भैया ने इन बैड बॉय से बाबा वाली सिगरेट ली जो पापा पीते हैं। ये बात किसी के लिए भी झटके से कम नहीं थी। हनाजा ने इसे स्कूल में सिगरेट पीता हुआ देखा था। सब इसकी एक ही बात नहीं सुनी थी। वो चीख रहा था, सबको बताना चाहता था कि वो इसकी गलत फहमियों पर सब कुछ रह गया। इसके जान से प्यारे डैड ने इसके मुंह पर तमाचे दे मारा, वो भी इस गलती के जो इसने की ही नहीं थी। असल में ये तमाचा इसके मुंह की बजाय इसके दिल पर पड़ा। इसके दिल में हनाजा के लिए नफरत मजीद बढ़ गई और इसने बाबा से गालिबन एक फासला कायम कर लिया। अब इसके बेस्ट फ्रेंड जैसे भाई ने भी इसका यकीन नहीं किया और माँ ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। इस रात का एक एक लम्हा इसे जहरीले शाम की तरह डसने लगा। अब इसके चेहरे पर जीते नजर आ रही थी, मगर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानता था। सारी सोचों को दिमाग से झटकता वो हनाजा की तरफ मुतवज्जा हो। इसके चेहरे पर अजीतों की बजाय एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने हनाजा को देखा जो कुर्सी छोड़कर रेलिंग से हाथ टकाए किसी सोच में गुम थी। आबिस एहतियात से कदम उठाता हुआ इसके पास गया और पीछे से दोनों हाथों की मदद से इसकी नाजुक कमर को अपने हसार में जकड़ते इसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। हनाजा इस अचानक अफ्तार से घबराई। इसकी सांसें तेज चलने लगी, मगर अपने पीछे आबिस सुल्तान को महसूस करके वो परसकून हुई थी। आबिस ने इसके बालों में अपना मुंह छुपाया। हनाजा कुछ बोलने के लिए लब खोल दी, तभी आबिस ने तेजी से इसे अपनी जानिब घुमा कर इसके लबों पर अपना हाथ रख लिया। सरगोशी नुमा आवाज में कहा कि आबिस आज देखेगा इसकी हनी इससे कितना प्यार करती है। हनी मुझसे मोहब्बत करती हो तो यहाँ रेलिंग पर चल के दिखाओ। हनाजा ये सुनकर हैरान रह गई थी, मगर वो अपने आबी के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर इसे अपनी मोहब्बत ये करके साबित करनी थी तो वो आबिस की बात ज़रूर मानेगी। इसने आबिस को ऐसे रेलिंग पर खड़ा करने के लिए कहा और आबिस ने हनाजा रेलिंग पर खड़ा किया और खुद साइड पर खड़ा होकर देखने लगा। पहले तो हनाजा को डर लगा। ये देखकर आबिस के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर इसने कमाल महारत से छुपा ली और चेहरे पर हमदर्दी के तासुरात सजाए रेलिंग के पास जाकर हनाजा का हाथ थाम गया। आबिस ने हनाजा से पूछा, हनी तुम ठीक हो? तभी तक हनाजा अपने खौफ पर काबू पा चुकी थी और आबिस को असबाब में जवाब दिया। जल्द ही इसे चलने में मज़ा आने लगा। वो आबिस का हाथ छोड़कर हवाओं में लहराने लगी। आबिस ने ये देखा कर अपना गुस्सा जब्त किया। तभी हनाजा लड़खड़ाई, मगर आबिस ने इसे आगे बढ़कर थाम लिया और हनाजा को कमरे में ले आया। दूसरी तरफ नूर कॉलेज जैसे ही कॉलेज पहुंची और क्लास में दाखिल हुई, अपनी सीट पर जाकर बैठी तो जियान भी इसके साथ आकर बैठ गया। जियान इसका क्लास फेलो था। जियान की इस हरकत पर अपना गुस्सा जब्त कर गई, वरना इसका तो दिल चाह रहा था कि इसका मुंह तोड़ दे, जो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। तभी क्लास में खामोशी छा गई और प्रोफेसर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने आज का लेक्चर दे दिया। लेक्चर के दौरान जियान की नज़र मुसलसल नूर पर थी। जियान की बार बार पड़ती निगाहों से सख्त झुंझलाहट का शिकार हो गई और इसे शोलाबा निगाहों से घूरा, मगर वो बजाय शर्मिंदा होने के मुस्कुराहट दिया। सब लेक्चर से फ्री होकर एक वीरान गोशे में बैठ गई। इसे हनाजा की याद आने लगी। इसके सिवाय इसकी कोई दोस्त ना थी। हनाजा की याद में डूबी इसके लबों पर आशिर सुल्तान के नाम की मुस्कुराहट छा गई और जहन के पर्दों पर इसका किचन में काम करना याद आया। नकाब के वजूद इसकी हंसी का अक्स इसकी आंखों में नजर आया था। अचानक किसी के साथ बैठने पर नूर चौंकी थी। वहां पर जियान बैठा हुआ था। इसने नूर को देखा और इसकी आंखों में चमक वाजिया नजर आ रही थी, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार देख कर आती है। वो नूर के करीब हुआ, मगर नूर जल्दी से पीछे हुई। जियान की मुस्कुराहट गहरी ही नूर को अपना वहां बैठना महाल लगा। वो जल्दी से अपना बैग को संभाल कर
खड़ी हुई। इससे पहले नूर वहां से जाती जियान इसका हाथ पकड़ लिया। नूर ने शिद्दत से तमाचा इसके मुंह पर दे मारा। जियान को नूर से इस किस्म की उम्मीद ना थी। जियान हैंडसम चार्मिंग लड़का था। सारे कॉलेज की लड़कियां इस पर मरती थी। वो एक बिगड़ा रईसज़ादा था। इसे अपने स्टेटस और खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। इसका ख्याल था कि वो जिस लड़की को एक इशारा करेगा वो इसके पास आ जाएगी। नूर में इसे शुरू से कशिश महसूस होती थी। वो बाकियों की तरह इसके करीब आने के बहाने नहीं ढूंढती थी। यही चीज़ इसे अट्रैक्ट करती थी। वो नूर को हर हाल में पाना चाहता था। इससे पहले भी शादी के लिए नूर को प्रपोज किया, मगर नूर ने इसे पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत कर दिया और एक बार भी नूर ने इसे थप्पड़ मार कर अपनी बर्बादी को दावत दी थी। जियान की अना को कहाँ गवारा था। तभी इसने गुस्से में आकर नूर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर वो थप्पड़ नूर को लगने से पहले आशिर ने पकड़ा और झटके से मुड़ोड़ा दिया। जियान तकलीफ से दोहरा हो रहा था। नूर जो कि जियान को थप्पड़ मारते देखे आंखें बंद कर चुकी थी, जियान की चीख सुनते तो आंखें खोली, मगर सामने का मंजर देख के वो हवास बाख्ता हुई। जियान जमीन पर गिरा पड़ा करा रहा था और आशिर इसे अपनी सुर्ख आंखों से ऐसे घूर रहा था कि नूर को मामला समझने में देर ना लगी। आशिर ने जियान को पाँव से ठोकर मारी। इसने गुस्से से जियान को खड़ा किया और इसकी आवाज़ में शेर की सी गुड़ाहट थी। अगर तुम कभी नूर के इसके पास दिखाई दिए तो जान से मार दूंगा, निकलो यहाँ से। जियान लंगड़ाता हुआ चला गया। आशिर ने नूर की तरफ देखा, जिसकी शायरंग आंखों में पानी भरा हुआ था। इसका दिल चाहा कि नूर को अपने सीने से लगा के तसल्ली दे, मगर अभी इसको कोई हक हासिल ना था। इसे नूर को देखकर एक बार फिर से जियान पर गुस्सा आया। वो अगर यहाँ ना आता तो इससे के आगे वो सोचना ही नहीं चाहता था। वो यहाँ डोनेशन देने आया था। इसकी नज़र रोती हुई नूर पर पड़ी। आशिर नूर को देखकर इसकी तरह बढ़ा, मगर सामने का मंजर देखकर इसका दिमाग घूम गया। जहाँ जियान नूर को थाम कर खड़ा था, इसने नूर को तसल्ली दी और गाड़ी में नूर को घर छोड़ने गया और दोनों अपनी अपनी सोचों में मगन थे। नूर को आशिर के होते हुए अपने आप में महफूज सा लगा। आबिस हनाजा को कमरे में ले आया था। हनाजा इसके सीने से लगी आबिस के चेहरे के ताव चिढ़ाव देख रही थी, जो कि गुस्से में मजीद पर कोशिश लग रहे थे। हनाजा को इसकी लहू झलकाती आंखों से खौफ सा महसूस हुआ। वो जबड़े पीछे हनाजा को शोलाबा नगाहों से घूर आता। हनी, आज तो गई तुम काम से, आबी तुझे नहीं छोड़ेंगे। आबिस के गुस्से की वजह से हनाजा बुरी तरह लर्जी थी। आबिस की नाराजगी इसकी जान आधी कर देती थी। तभी वो खौफ के ज़ेरे असर दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। आबिस ने अपने गुस्से को दबाने की खातिर सिगरेट सलगाई थी। वो गहरे कश लेता अपने अंदर के इश्ताल को दबाने की कोशिश करने लगा, मगर सिगरेट भी इसका गुस्सा किसी तौर पर कम ना कर सकी। इसने सिगरेट को एशट्रे में मसला। इसका जुनूनी अंदाज देखकर हनाजा की जान हवा हुई। हनाजा ने कुछ बोलने के लिए लब वाह किए ही थे, मगर आबिस के गुस्से के डर से खामोश हो गए। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो वक्त पर मैंने संभाल लिया, वरना इसके आगे आबिस कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। बार बार वही मंजर इसकी आंखों के सामने आ रहा था। इसके अंदर जज्बात का समुंदर ठाटे मार रहा था। वो नजर से रुख मोड़ कर खड़ा हुआ। आप हनी से गुस्सा ना हो। हनी आपके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जो कहेंगे हनी वही करेगी। प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दें, आगे से ध्यान रखूंगी। हनाजा ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर आबिस को पीछे से गले लगा लिया और इसके साथ लगकर रोने लगी। अभी आप हनी से गुस्सा ना हो। हनी आपके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जो कहेंगे हनी वही करेगी। प्लीज़ मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हनाजा ने दोनों हाथ बढ़ाकर आबिस को पीछे से गले लगाया और इसके गले लगकर रोने लगे। हनाजा की नीली शफाफ आंखों से मुसलसल आंसू बहने थे। आबिस के शल्ट में जज्ब हो रहे थे, जिन्हें जब्त करने के चक्कर में इसकी आंखों में सुर्ख डोरे तेजी तैरने
नीली आंखों को मजीद पुरकोशिश बना गए। रोने की वजह से इसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खी घुल गई थी। वो छोटी सी लाल नाक हुई अलग ही मंजर पेश कर रही थी। वो अब इसके सामने सिर्फ एक खिलौना थी, या चाबी वाली गुड़िया, जिसको आबिस अपने बदले के लिए चुन चुका था। आबिस को यकीन हो चुका था हनाजा की मासूमियत इस मोहब्बत के जज्बे से रोशना करवा चुकी है। वही हथियार अब आबिस सुल्तान हनाजा मुखालिल को तड़पाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। यही सब सोचकर इसके लबों पर पुरसरार सी मुस्कुराहट ने अहाता किया, मगर वो जल्द ही खुद को कंपोज कर गया। हनी मेरी जान, रोना नहीं जाना। मैं अपनी जाना को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें माफ़ किया, आगे से ध्यान रखना। आबी अपनी हनी के बगैर नहीं रह सकता। हनी आबी की सांसों में बसती है। आबिस ने हनाजा की तरफ रुख किया और इसे अपने गोश में समेट लिया। बड़े प्यार से हनाजा को बेड पर लटाता वो खुमार लहजे में बोला, और हनाजा के साथ ही बेड पर नीमदराज हो गया। हनाजा का नाजुक सरापा पूरी तरह आबिस सुल्तान की कैद में था, और वो हनाजा को अपनी बाहों में कैद किए इसके नक्श नक्श को अपनी प्यासी निगाहों से अजबर कर रहा था। आबिस बड़ी मोहब्बत से इसके नाजुक लब, जो के रोने की शिद्दत से कपा रहे थे, इन लोगों को अपनी लबों में लिए शिद्दत इस नाजुक जान पर लौटाने लगा। अभी हनाजा अपने जुनून को निछावर करता कि इसी वक्त इसका फ़ोन बज उठा। हनाजा ने सुख का सांस लिया। उफ, अब किस को मुसीबत पड़ी है। अब सख्त झुंझला उठा और मेज से फ़ोन उठाया। ओके, मैं आता हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। अब इसको इसके दोस्त का फ़ोन आया था, जो इसे बहुत अहम काम के सिलसिले में अपने फ्लैट में बुला रहा था। हनी, शाम को तैयार रहना, डिनर पर चलेंगे। अब जिसे कहकर रूम से बाहर निकलता वापस मुड़ा और अपने ऊपर परफ्यूम का स्प्रे करके हनी के करीब चला आया और हनाजा के माथे पर लब रखते अपनी रूह तक में सरशारी उतारते महसूस की। वो जल्दी से गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। हनाजा को सुकून का एहसास हुआ और वो आंखें मूंद गई। आबिस ने हनाजा के दिल पर मजबूती से कब्जा जमा लिया था। आबिस के दूर जाने का सोचते ही इसकी सांस रुकने लगी थी। चलिए वीडियो से एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।